नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान का कार्यकाल शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रज़िया में साहस, बुद्धिमत्ता और प्रशासक के गुण थे, इसलिए इल्तुतमिश ने, क्योंकि इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश ने रज़िया को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया, जो कि बिल्कुल विलासी और अयोग्य शासक था। ऐसी स्थिति में राज्य की संपूर्ण सत्ता जो थी वो फिरोज की मां शाह तुर्कान के हाथों में चली गई। और शाह तुर्कान जो थी एक क्रूर महिला थी। शाह तुर्कान ने तुर्क अमीरों और राज परिवार के सदस्यों को अपमानित और आतंकित करना शुरू कर दिया। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवा दिया और रज़िया को बंदीगृह में डाल दिया। जब फिरोज विद्रोही अमीरों का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर गया, तब रज़िया को मौका मिला। रज़िया बंदीगृह से बाहर आ गई और रज़िया ने फिरोज और शाह तुर्कान के विरुद्ध असंतोष का लाभ उठाया और दिल्ली की जनता, अधिकारियों तथा सैनिकों की सहायता से दिल्ली के सुल्तान बन गई। फिरोज तथा शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और उनका वध कर दिया गया। रज़िया ने केवल 4 साल तक ही शासन किया, लेकिन उसके राज्यारोहण का सल्तनत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रज़िया के राज्यारोहण का क्या महत्व निकला? पहला, इस्लाम की परंपरा की उपेक्षा करते हुए एक स्त्री को शासक यानी सुल्तान बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग था और गैर रूढ़िवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। मतलब एक स्त्री को सुल्तान बनाना उस समय एक ये महत्वपूर्ण घटना थी। रज़िया को सिंहासन दिल्ली की जनता और अधिकारियों के समर्थन से मिला था, इसलिए उन्होंने दिल्ली की जनता ने पहली बार उत्तराधिकार के मामले में निर्णय लिया। इससे जनमत का महत्व भी प्रकट होता है। रज़िया के राज्यारोहण का आधार इल्तुतमिश का चयन था। इल्तुतमिश शुरू से ही चाहता था कि वो रज़िया ही इल्तुतमिश के बाद शासन संभाले, जो कि सही प्रमाणित हुआ। रज़िया के राज्यारोहण के मामले में प्रांतीय सूबेदारों की राय नहीं ली गई थी। इससे प्रांतीय सूबेदार नाराज हो गए और सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। रज़िया के शासनकाल की प्रमुख घटना क्या रही? सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन रज़िया के समय से सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। गद्दी पर बैठते ही रज़िया का उद्देश्य था, एक तो सुल्तान के पद के अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा इल्तुतमिश की परंपरा के अनुसार निरंकुश सत्ता स्थापित करना। रज़िया गद्दी पर बैठी तो उसको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या वैध उत्तराधिकार को लेकर थी। इल्तुतमिश के अन्य पुत्र स्वयं ही गद्दी हड़पना चाहते थे। इनमें सबसे अधिक महत्वाकांक्षी था बहराम शाह, जिसे अनेक अमीरों का समर्थन प्राप्त था। रज़िया को अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन बहराम शाह को था। तो वो हमेशा चाहता था कि गद्दी बहराम शाह को मिले, लेकिन जब रज़िया गद्दी पर बैठी तो वो उसका विरोधी हो गया। दूसरा उसकी समस्या थी तुर्क अमीरों की। तुर्क अमीर सुल्तान का चयन करना अपना विशेष अधिकार मानते थे। उन्होंने रज़िया के राज्यारोहण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रज़िया ने उनसे परमिशन नहीं ली थी। तीसरा, अनेक अमीरों को एक स्त्री के शासक बनने से बहुत ठेस पहुंची थी, क्योंकि अभी तक एक बार भी स्त्री सुल्तान नहीं बनी थी। तो अमीरों को एक स्त्री के शासक बनने में बहुत ठेस पहुंची। इसलिए वजीर जुनैदी सहित बहुत से प्रांतीय सूबेदार और सरदार, जिनमें प्रमुख थे मलिक जानी, मलिक कूची, मलिक अयाज और मलिक सलारी, ये सभी जो थे वो रज़िया को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। चौथा सामना करना पड़ा उसका राजपूत राज्यों का। वह भी विद्रोह कर रहे थे और राज्य में सभी जगह जो थी अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी। इसलिए रज़िया के लिए सब आवश्यक हो गया था कि वह परिस्थितियों पर सबसे पहले नियंत्रण स्थापित करे। अब रज़िया ने इन विद्रोहियों का दमन कैसे किया? रज़िया ने सबसे पहले विद्रोही सरदारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। विद्रोही तुर्क सूबेदारों ने जब दिल्ली को घेर लिया था, तो रज़िया ने कूटनीति से काम लिया और उसने विद्रोही जो अमीर थे उनमें आपस में फूट डाली। उसने गुप्त रूप से मलिक सलारी और मलिक कबीर खां अयाज था, इसको अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद मलिक कूची और उसके भाई को पकड़वाकर उसकी हत्या कर दी। मलिक जानी की भी हत्या कर दी। इन सब घटनाओं से भयभीत होकर वजीर जुनैदी, जो कि रज़िया का विरोध कर रहा था, वो सिरमौर की पहाड़ियों में चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। रज़िया के इन कार्यों से अन्य सूबेदार और अमीर जो थे वो आतंकित हो गए, डर गए और उन्होंने रज़िया की सत्ता
स्वीकार कर ली। तो इन सब विद्रोहियों का दमन जरूरी था जो रजिया ने किया। मिनहाज सिराज इसके लिए कहते हैं कि अब लखनौती से देवल यानी बंगाल से, लखनौती यानी बंगाल, देवल यानी गुजरात, बंगाल से गुजरात तक समस्त मलिकों और अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। उसकी मतलब रजिया की सत्ता स्वीकार कर ली। रजिया ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करी। रजिया ने पर्दा त्याग दिया और पुरुष वस्त्रों का धारण करके दरबार में बैठना शुरू कर दिया। उसने कुबा में कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर दरबार में आने लगी। उसने पुरुषों की तरह शिकार खेलना और घुड़सवारी करना भी शुरू कर दिया। इन सब कार्यों से जनता प्रभावित हुई और उन्होंने रजिया को अपना सच्चा सुल्तान मान लिया। गद्दी पर बैठने के बाद, विद्रोहियों का दमन करने के बाद रजिया ने प्रशासन का पुनर्गठन किया। प्रशासन के पुनर्गठन का उद्देश्य था रजिया का एक तो अपनी सत्ता को निरंकुश बनाना, दूसरा तुर्की सरदारों पर नियंत्रण रखना तथा उनकी बढ़ती शक्ति को कम करना। इस दृष्टि से उसने सबसे पहले नवीन नियुक्तियां करी और गैर तुर्कों को भी राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर बहाल किया। जैसे ख्वाजा मुहाजबुद्दीन को वजीर बनाया, मलिक हसन गौरी को सेनापति नियुक्त किया, कबीर खां अयाज को लाहौर की सूबेदारी दी, तुगरील खां को बिहार का सूबेदार और सैफुद्दीन को बंगाल का सूबेदार, और उच्च और बदायूं में भी उसने सूबेदारों की नियुक्ति की। और एक अबिसिनियाई मलिक, ये तुर्की नहीं था, एक अबिसिनियाई था, मलिक याकूत को अमीर आखूर का पद दिया यानी अश्वशाला का प्रधान बनाया। इस प्रकार रजिया ने केंद्र और प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित किया। और कुछ अमीरों ने मलिक याकूत के प्रति इसका रजिया का प्रेम का मिथ्या दोषारोपण करके फिर से विद्रोह शुरू कर दिया। तो विद्वान हबीबुल्लाह ने कहा कि मलिक याकूत शुरू से ही रजिया का समर्थक था और रजिया ने उसे मलिक आखुर के उच्च पद पर इसलिए नियुक्त किया क्योंकि वह उच्च पदों पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार को तोड़ना चाहती थी। तो उस पर जबरदस्ती का प्रेम का मिथ्या दोषारोपण करके तुर्कों ने विद्रोह शुरू किया, जबकि रीजन कुछ और था। उसका राजपूतों के साथ संघर्ष हुआ। दिल्ली की अस्थिर अवस्था के कारण राजपूतों ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो रजिया ने सेना भेजी किले की सुरक्षा के लिए, जिससे राजपूतों ने अपना घेरा उठा लिया। उसके बाद ग्वालियर किले के मुस्लिम किलेदार ने भी विद्रोह का प्रयास किया, लेकिन रजिया ने भी उसे बंदी बना लिया। और रजिया के समय फिर से मंगोल आक्रमण की आशंका पैदा हुई, तो उसने फिर कूटनीति से काम लिया, जैसे इल्तुतमिश ने लिया था। 1238 ईस्वी में गजनी के ख्वारिज्म के सूबेदार ने रजिया से मंगोल के विरुद्ध सहायता मांगी। 1238 में गजनी के ख्वारिज्म का सूबेदार था, उसने रजिया से मंगोल के विरुद्ध सहायता मांगी। तो रजिया ने भी कूटनीति से काम लिया और उसने सूबेदार को आर्थिक सहायता तो दी, पैसा वगैरह सब दिया, लेकिन सैनिक सहायता देना अस्वीकार कर दिया। तो मंगोल इससे प्रभावित हुए, संतुष्ट हुए। उन्होंने सल्तनत की सीमाओं का सम्मान किया, कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया और इसे रजिया की दुर्बलता कहा। रजिया के सामने फिर से तुर्क अमीरों का विद्रोह शुरू हुआ। रजिया की बढ़ती शक्ति से तुर्क अमीर आशंकित हो उठे। वो रजिया को बिल्कुल भी सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले लाहौर के सूबेदार कबीर खां अयाज ने 1240 ईस्वी में विद्रोह किया, परंतु ये विद्रोह रजिया द्वारा दबा दिया गया। अब तुर्क सरदारों ने संगठित रूप से विद्रोह की योजना बनाई, जिसमें बदायूं तथा तबरहिंद यानी भटिंडा के इक्तदारों में मुख्य रूप से एतगिन और अल्तुनिया ने इस षड्यंत्र में मुख्य भूमिका अदा करी। इन दोनों ने मिलकर ये सब प्लानिंग करी, सभी तुर्क सरदारों को संगठित करके। सबसे पहले एतगिन के इशारे पर अल्तुनिया ने 1240 में भटिंडा में विद्रोह किया और फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया जब भटिंडा पहुंची, इसी बीच एतगिन ने याकूत की हत्या कर दी और अल्तुनिया के सहयोग से रजिया को बंदी बना लिया गया। उसके बाद बहराम शाह को चूंकि अमीरों का समर्थन प्राप्त था, तो तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह को 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। चूंकि रजिया को तो उन्होंने कैद कर लिया था और बहराम शाह को 1240 में दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। शासक बनने के बाद बहराम शाह ने अपने हाथों में शक्ति संचित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उसने एतगिन की हत्या कर दी। तो अल्तुनिया को इससे थोड़ा सा डर लगा, आशंकित हुआ कि कहीं बहराम शाह मेरे साथ भी ऐसा बिहेव ना करे। तो अल्तुनिया ने फिर रजिया को कैद से मुक्त कर दिया और उससे विवाह कर लिया। और रजिया ने भी इस विवाह को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वह भी शक्ति और स्वतंत्रता चाहती थी।
रजिया के साथ फिर वह दिल्ली पर अधिकार करने को निकल गया। कौन? अल्तुनिया। अल्तुनिया और रजिया दोनों दिल्ली पर अधिकार करने को निकले, लेकिन बहराम शाह की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। वो वहां से दिल्ली से भाग गए और 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल यानी हरियाणा में कैथल के पास अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया की असफलताओं का कारण कई इतिहासकार विद्वान बताते हैं कि मुख्य कारण शासक वर्ग और उलेमा वर्ग का सतत विरोध। लगातार ये शासक वर्ग और उलेमा वर्ग रजिया का विरोध कर रहे थे। शासक वर्ग के हाथ में सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण था, तो उलेमा वर्ग के हाथ में लोकमत को प्रभावित करने वाली शक्ति। तो किसी भी सुल्तान के लिए इन दोनों प्रभावशाली वर्ग, कौन कौन से? शासक वर्ग और उलेमा वर्ग, इन दोनों प्रभावशाली वर्गों को अपने पक्ष में मिलाए बिना शासन करना असंभव था, और ये दोनों ही पक्ष जो थे रजिया के विरोधी थे। दूसरा रीजन उसकी असफलता का तुर्की सामंत वर्ग, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी था। प्रत्येक तुर्क और अमीर सरदार अधिक से अधिक सत्ता अपने हाथों में केंद्रित रखना चाहता था, किंतु रजिया ने उनकी महत्वाकांक्षाओं और षड्यंत्रों पर नियंत्रण स्थापित करके शुरू में ही उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। तो तुर्क सामंत भी रजिया के विरोधी हो गए। तुर्क अमीर रजिया को अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखना चाहते थे, लेकिन जब उनका प्रयास विफल हो गया तब उन लोगों ने आपसी कटुता भूलकर सुसंगठित रूप से रजिया का विरोध किया, लेकिन और इसमें वे सफल हुए और रजिया अकेले इन विद्रोही की सम्मिलित शक्ति का सामना नहीं कर सकी और असफल हो गई, हार गई। उलेमा वर्ग भी एक स्त्री को शासक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसके विरुद्ध मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते थे, चरित्रहीनता का लांछन लगाया गया, जिससे प्रजा के बीच में रजिया की प्रतिष्ठा गिर गई, इमेज खराब हो गई। तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि रजिया की असफलताओं का मुख्य कारण जो था सामंत और उलेमा वर्ग का विरोध और उस समय की प्रतिकूल परिस्थितियां थी। तो आज हमने पढ़ा रजिया के बारे में। थैंक यू।